हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेंस के लिए एक नई वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसमें हम लोग आज आंसर राइटिंग सेशंस देखेंगे आपके साथ। मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फ्रॉम द मॉक टेस्ट जो हाल ही में लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच में हुआ था। तो उसी आंसर को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसका आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, एंड वी विल गेट टू नो द डिफरेंट इंसाइट्स कि एक आंसर को फ्रेम करने टाइम आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू शो यू समथिंग कि दिस इज द टारगेट वन। बेसिकली जो संजीवनी एंड लक्ष्य बैच में हम जो कोर्सेज के अंदर आपको सिलेबस कवरेज करवा रहे हैं, वी आर डिवाइडेड दैट इनटू टारगेट्स। ये टारगेट वीकली टारगेट है। ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द संजीवनी एंड द लक्ष्य इज दैट दोनों में टेस्ट इंक्लूडेड है, बट लक्ष्य इज लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द वीडियो लेक्चर्स टू यू एक्स्ट्रा, and Sanjeevani is like mentorship program. So this is the target that we have followed in the first week itself. You can see कि हिस्ट्री में हमने 5 टॉपिक किए थे, पांचवा इसमें नहीं लिखा हुआ है। पांचवा वी हैव कवर द मधुबनी पेंटिंग एज वेल, and these are the topics that we have covered in the first week itself. 8 topic किए in the current affairs. So total we have covered 13 topics in the target one. ठीक है, एक वीक में यू आर एबल टू कवर द 13 टॉपिक एंड इट इज ओनली योर फर्स्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। सो द मेन बेनिफिट ऑफ टारगेट वाइज प्रिपरेशन इज दैट ये आपको क्लियर आइडिया देता है कि एंड एक क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है कि आपका सिलेबस एक्चुअली में कंप्लीट हो रहा है। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। 6 days मंडे टू सैटरडे you are covering like 2 topics per day. ठीक है। सो द सिलेबस कवरेज स्पीड इज ठीक है, अच्छी चल रही है। साथ साथ यू आर एबल टू गेट टू नो कि हाँ, हिस्ट्री का आई हैव कंप्लीटेड दिस मच पोर्शन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया। करेंट अफेयर्स में भी आई हैव कंप्लीटेड आयर के बहुत सारे सेक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन देगा। एंड द मेन लाइक क्वालिटी ऑफ आवर कोर्सेज इज दैट कि इसमें क्या है कि द टारगेट्स यू हैव फॉलोड और जो आपको फॉलो करवाया गया है उसी के बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड यू अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे ऑफ डूइंग द टेस्ट कि जितना कवरेज किया है उसका आंसर राइटिंग तो होना चाहिए ना। एंड ऑब्वियसली आपने 8 + 5 टॉपिक्स को कंप्लीट किया, टोटल 13 टॉपिक्स को कंप्लीट किया। यू हैव टू रिवाइज एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक्स, क्योंकि जो टेस्ट होगा उसमें हम कोई भी टॉपिक से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ संजीवनी एंड लक्ष्य बैच ऑफ अस। तो चलिए, ये तो मैंने आपको टारगेट दिखा दिया कि टारगेट क्या था। एंड दिस इज द टेस्ट वन मेंस क्वेश्चन जो हमने 5 अक्टूबर को टेस्ट लिया था, उसका मेंस का क्वेश्चन है जो पहला टेस्ट था, मॉक टेस्ट था। तो सबसे पहले यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द पटना कलम एंड द क्वेश्चंस आर नॉट कन्वेंशनल कि बताओ व्हाट इज द फीचर ऑफ पटना कलम, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पटना कलम। बिकॉज वो तो आप लिख लोगे, वो तो हमने क्लास में ही अप्रोचेस डिस्कस कर लें कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे करेंगे। बिकॉज आवर क्लासेस स्टार्ट विद द PYQ एनालिसिस इटसेल्फ कि पता चलो देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से PYQ आए हैं, तो उसी से स्टार्ट ही होता है। तो दैट्स वाई द कन्वेंशनल जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस है, वो तो क्लास में ही उसका अप्रोच डिस्कस हो जाता है। हेयर वी हैव इंक्लूडेड थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चंस सो दैट जो आपको कंटेंट करवाया गया है, जो क्लास में हमने मोल्डिंग की बात की, कटिंग एंड मोल्डिंग की बात की, आर यू एबल टू डू दैट टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो हेयर इट इज टू रिफ्लेक्ट द सोशल कल्चरल लाइफ्स ऑफ द बिहार इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी। हमने इसको देखा है लेक्चर में। वी हैव कवर द थीम्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग।
वी हैव ऑल्सो कवर द टाइप्स ऑफ द पटना कलम पेंटिंग, ठीक है, उसी से यू आर एबल टू डिकोड द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द बिहार एट दैट टाइम। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, हाउ इज द विसारा स्टाइल इमर्ज एज अ फ्यूजन ऑफ द नागर एंड द Dravidian style, illustrate with the examples. When we see the Vesar style temple architecture, we specifically deal with कि नागर से क्या क्या लिया गया है, द्रविडियन से क्या क्या लिया गया है, विद द प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाए थे गूगल से निकाल निकाल के, ये देखिए नागर से क्या क्या लिया गया, द्रविडियन से क्या क्या लिया गया, सो दैट वहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट आई एम सेइंग इन द फीचर्स यू आर एक्चुअली फाइंडिंग ऑन द टेम्पल्स पिक्चर, जो एक्चुअल टेम्पल का पिक्चर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, नॉट बीपीएससी बट ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हाँ बताओ वेसर तो फ्यूजन है दोनों का, ठीक है। लेकिन वी हैवंट आस्क्ड डायरेक्टली कि बताओ व्हाट आर द फीचर ऑफ इट, यू हैव टू टेल द फीचर ऑफ द वेसर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द नागर एंड द द्रविडियन स्टाइल हाइब्रिड फॉर्म। Then third number देखिए, analyze the historical and the political roots of the Israel-Palestinian conflict, its implication for the West Asian stability। तो हमने इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के हिस्टोरिकल रीजंस को देखा था, तो हिस्टोरिकल रीजंस आप बताओगे। पॉलिटिकल रूट्स को हमने भी एनालाइज किया कि व्हाट आर द पॉलिटिकल रूट्स, ब्रिटेन का, यूएसए का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसराइल और फलस्तीन का पॉलिटिकल क्राइसिस क्या चल रहा है, तो उसके आप रूट्स बता सकते हो, उसको एनालाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इम्प्लीकेशन पूछा है फॉर द वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इम्प्लीकेशंस हमने इंडिया के लेवल पे जरूर देखा, और वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी में वी हैव सीन द केस ऑफ द सऊदी अरेबिया, यूएई एंड द इम्प्लीकेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में कि अगर इसराइल से अगर ये कनेक्शन बनाती है तो फिर यहाँ के इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या पड़ेंगे। सो यूजिंग दैट ओनली you can cover, you have the sufficient content to cover the West Asian stability as well. We have also covered the concept of IMEC, ठीक है, इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, यूरोपियन कॉरिडोर, तो ये वाला भी पढ़ा। तो मिडिल ईस्ट वेस्टर्न एशिया के ही पार्ट में आया, सऊदी अरेबिया ये वाला पार्ट है, ये हुआ। इवन द वेस्टर्न एशिया के पार्ट में यू कैन से द एरिया ऑफ द कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो आप उससे भी लिंक करके यू हैव द सफिशिएंट आंसर टू राइट फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन, 8 मार्क्स का है। ये थोड़ा टेढ़ा था, ठीक है, बट इतना कंटेंट आपके पास था, यू विल बी एबल टू राइट दिस क्वेश्चन। तो वी आर मेकिंग यू टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट itself। ऐसा ऐसा ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएगा जिसको आपको देख के लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बट यू हैव द सफिशिएंट कंटेंट की मोल्ड करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग यू हैबिचुअल compatible with the these type of question in the means mock test itself। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दो हमने दिया था आपको लॉन्ग आंसर टाइप। तो डिस्कस द रोल ऑफ G20 इन एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये तो हमने बहुत अच्छे से एक टॉपिक को ही देखा कि ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को G20 कैसे एड्रेस की है। हाउ इफेक्टिव हैज द इंडिया presidency has been shaping its agenda and strengthening the voice of the global south। G20 का 2023 का रेफरेंस हमने थोड़ा सा देखा था, अफ्रीकन यूनियन को उसमें ऐड किया था। उसी तरह से ग्लोबल साउथ अभी तक हमने कवर नहीं किया है, बट ग्लोबल साउथ वाज इन वेरी न्यूज। तो ग्लोबल साउथ को हल्का सा हमने ब्रीफिंग जरूर देखा था कि हाँ ग्लोबल साउथ होता क्या है एंड इंडिया का क्या उसमें मेजर रोल है, तो उसको यूज करके भी यू आर एबल टू राइट दिस आंसर, ठीक है। तो आज हम लेक्चर में इसी को देखेंगे, इसका थोड़ा सा अप्रोच देख लेंगे, बाकी कंटेंट यू नो एंड जो मॉडल आंसर मिलेगा यू विल बी एबल टू नो द कंटेंट, हमें अप्रोच देखना है। फिफ्थ नंबर देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द मॉडर्न contribution to the Indian art and architecture with special reference to the stone pillars, stupa and the caves। अब यहीं पे आप देख लीजिए, स्टोन पिलर्स, स्तूपा एंड केव्स आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, बट इसको डायरेक्ट ना लिख के वी हैव टू गिव इन ए सच ए वे कि हमको इसका कंट्रीब्यूशन बताना है टू द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उसको थोड़ा क्रिटिकली क्रिटिसाइज भी करना है। सो वी हैव कवर द क्रिटिसिज्म, अलग से भी किया था ना, अलग से क्रिटिसिज्म को हमने देखा था इसके लिए।
कि क्या क्या मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्रिटिसिज्म है, कैसे इसको बोला जाता है कि ईरानियन और पर्शियन आर्किटेक्चर से कॉपी किया गया है, हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे इसको एनालाइज किया था, तो उसी को क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स इन द लेक्चर्स, वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स इन द पीडीएफ नोट्स इन सच ए वे कि सब कुछ हैंडल हो जाए आपका, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे यू विल बी एबल टू राइट। अब यहाँ पे ही बहुत बच्चे को बहुत ये लग रहा होगा कि कैसे मैं ये क्वेश्चन को एड्रेस करूँ, और बहुत लोग वो क्वेश्चन के डिमांड को नहीं लिखे होंगे, बट बिलीव मी एंड सी, ये आपका पहला टेस्ट था, और ऐसे अनकन्वेंशनल हार्ड क्वेश्चंस, दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन, ऐसे अनकन्वेंशनल हार्ड क्वेश्चन यू आर मतलब यू हैव गट्स टू राइट इन द फर्स्ट वीक और द फर्स्ट टेस्ट में ही। तो यहाँ से आपका इस शुरुआत ही इस लेवल पे हुआ है, तो धीरे धीरे यू विल बी वेरी चेरिस्ड हो जाओगे आप, और आपका अच्छा आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी आ जाएगा। बस उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, कभी ओवर बर्डन फील मत करना, उसको छोड़ना नहीं है, जो टेस्ट हो रहा है उसको आप देते रहना। अब देखिए मैं आपको मॉडल आंसर भी दिखा देती हूँ, तो जो D20 वाला हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो उसका ये मॉडल आंसर है। तो आपको बाइलैंग्वेज चलता है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है, तो दोनों में ही आपको मॉडल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, पूछा था ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि क्या क्या ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने में G20 हेल्प करता है। फिर ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा कि ग्लोबल साउथ के इश्यूज को कैसे G20 हेल्प किया है, तो उसके बारे में हमने बताया, उसके भी हमने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे उस एजेंडा को इंडिया ने 2023 में रखा, और G20 जो ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट है उसको भी पुट फॉरवर्ड किया। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, आपको पता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हुआ था इंडिया में, तो उसको भी हमने यहाँ पे एड्रेस किया। अगेन वी हैव टोल्ड यू टू राइट द चैलेंजेस एंड द लिमिटेशन, दिस इज द 38 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस को भी कुछ बता दिए, देन वी हैव द कंक्लूजन। तो आपको जो मॉडल आंसर भी मिलेगा दैट विल बी लाइक मतलब टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हमको बात नहीं बनाना है यहाँ पे, हमको इधर से जो हमने पढ़ाया है उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। दिस इज लाइक द मॉडल आंसर शुड बी इन सच ए वे कि इट विल एड द वैल्यू टू योर एनालिसिस। जब एनालिसिस करोगे तो दिस मॉडल आंसर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड बाकी टेस्ट का डिस्कशन आपका होगा। अब ये हिंदी में ही देख लो, तो जो ऐसा इंग्लिश में कंटेंट है वैसा ही आपको हिंदी में कंटेंट मिलेगा, देयर इज नो डाउट कि हिंदी का कंटेंट आपको सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें भी हमने G20 के आर्थिक चुनौतियों से निपटने का G20 की भूमिका बताई, आकार देने और भारत की अध्यक्षता में प्रभावशीलता, ग्लोबल साउथ के बारे में बताया, एजेंडा को आकार देना, और फिर ग्लोबल साउथ को कैसे मजबूत करना, चुनौतियां बताई एंड निष्कर्ष रहा। ऑल राइट, तो ये था ओवरऑल कि हाउ वी आर अप्रोचिंग द संजीवनी एंड द लक्ष्य बैच एंड हाउ इट गोना बेनिफिट यू। अब हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन है लाइव मॉडल आंसर के लिए, लाइव आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली वो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल G20 in addressing global economic challenges, how effective has India presidency been in shaping its agenda and strengthening the voice of global south. I'm not here to tell you the content, I'm here to tell you the structure, I'm here to tell you the some important point कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा then what would be your approach। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्टली दिस इज अ 38 मार्कर क्वेश्चन, 38 मार्कर क्वेश्चन हो गया ये। तो for the 38 marker question there is no set number of words which is has been given by the BPSC। आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखोगे GS1 या GS2 में कि नंबर ऑफ वर्ड्स वो बताते हैं। for the 38 मार्कर क्वेश्चन वो जनरली 5 से 6 पन्ना देते हैं, बट will you have to write the 5 to 6 pages? obviously not, क्वेश्चन छूट जाएगा फिर बाकी। तो कितना मैक्स लिख सकते हो? मैक्स यू हैव टू राइट 4 pages,
दिस इज मैक्स बोल रही हूँ मैं, 3 to 4 पेजेस विल बी इनफ। 3 लिख दो, 3.5 लिखो, 4 लिखो, ठीक है। अब बोलोगे 5-6 पन्ने क्यों दिए हैं बीपीएससी ने? अब क्यों दिया है तो पूछ लो, आप बीपीएससी से ही पूछ लो। लेकिन अगर 5 से 6 पन्ने लिखने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। और चार पन्ने इज वेरी इनफ टू एड्रेस ऑल द डिमांड, ऑल द कंटेंट दैट यू हैव टू जॉट डाउन इन द 4 पेजेस इटसेल्फ। चलिए, तो पहला तो क्लियर हो गया कि यू हैव टू राइज मैक्स 4 पेजेस। दूसरा आप देखो, दूसरा चीज, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे देखो, डिस्कस द रोल ऑफ द G20 इन एड्रेसिंग द ग्लोबल साउथ चैलेंजेस, पहला पार्ट दिख गया हमको। हाउ इफेक्टिव हैज द इंडियन प्रेसिडेंसी बीन इन ग्रुपिंग इट्स एजेंडा, दूसरा पार्ट दिख गया। एंड स्ट्रेंथनिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो इसको इसको दोनों को दूसरा पार्ट ले सकते हो या दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो कि एजेंडा पहले बता देंगे हम ग्लोबल साउथ का, फिर उसके बाद बताएंगे कि एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए, एंड फाइनली और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इंडिया और क्या सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं 3 पार्ट में ले रही हूँ, द पार्ट 3। तो दिस क्वेश्चन हैज अ 3 पार्ट्स और इसको 3 पार्ट्स में हमको एड्रेस करना है। टू मेक अ आंसर, टू मेक एन आंसर प्रेजेंटेबल, ठीक है। आई हैव टेकन दिस सेशन एज वेल कि फ्लो चार्ट यूज करो, मैप यूज करो, ऑलराइट, बुलेट पॉइंट यूज करो, डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज करो। तो दिस यू नीड in order to score above 20, 21, 22 marks. And like 38 मार्कर्स में बीपीएससी का जो पैटर्न है मार्किंग का, तो आप जब अगर बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, लाइक एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आंसर, तो आपको अबव 22 या 22, 23 ऐसे मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा मार्क्स होता है, बहुत अच्छा मार्क्स। 38 मार्क्स में 38 मार्क्स नहीं आते, 38 मार्क्स में 35, 30, 28 ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एक्सीलेंट होता है। एवरेज यू कैन से लाइक 18 to 20, 17 रख लो, इससे बिलो आएगा तो फिर उसके बाद बिलो एवरेज हो जाएगा। तो वी व्हाट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू स्कोर in between these, in between these range, इस रेंज के अंदर वी हैव टू स्कोर इन ऑर्डर टू सिक्योर ए गुड मार्क्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू सिक्योर लाइक इटसेल्फ लाइक 500 के आसपास मेरा मेंस में ही आ जाए, तो ये 80-85 नंबर मेरा इंटरव्यू में आ जाए, फिर तो मैं टॉप 10 टॉप 20 में ही आ जाऊंगी। ऑलराइट, तो अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को, वी हैव सीन द 3। तो सबसे पहले द इंट्रोडक्शन इज द मेन पार्ट। आई हैव टेकन द सेशन ऑन द मॉडल आंसर कैसे होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन मस्ट हैव द वेटेज ऑफ 5 to 10%, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली द इट इज आस्किंग अबाउट द G20 एंड इट इज आस्किंग अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो अभी रिसेंट में बताओ ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज कौन सा चल रहा है, को तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। इतना प्रीलिम्स पढ़ा है, इतना न्यूज़ देखा है, करंट अफेयर्स के 10 मैगजीन पढ़ लिए, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया। अब बताओ सबसे मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या चल रहा है, चैलेंज सॉरी कॉज लिख दिया मैंने। तो वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक चैलेंज इज टुडे इज द यूएसए टैरिफ, इंडिया पे भी और ये चाइना के साथ तो चल ही रहा है, तो हम इंडिया के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर यू कैन राइट दैट कि G20 हमने देखा था कि G20 व्हाट इज इट इज द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, which was made originally to deal with the global economic challenges। इसी के लिए बनाया गया था, इसको बनाया गया था ना इसी के लिए। आपको पता होगा कि 1999 में
एशियन फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके बाद ही G20 को बनाया गया था। एशियन फिनेंशियल क्राइसिस वही साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है वहां पे फिनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और जिसके जिसके रिस्पॉन्स में G20 को बनाया गया था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो स्कोप है, इसका जो अप्रोच है वो एक्सपेंड कर गया। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फिनेंशियल आर्किटेक्चर पे ही काम नहीं करता, इसका एक्सपेंशन हो गया, और क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट, ये सबको इसने इंक्लूड कर लिया। बट इट वाज मेड ओरिजिनली फॉर द मेंटेनिंग एंड टू डील विद द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यहीं पे हमने वी हैव गिवन द टर्म फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, दे दिया है ना क्वेश्चन से ही हमने। सो अब इसको लिख दो, रिसेंटली इन न्यूज we have seen the rising global economic challenge like USA tariff, the protectionist measure, as well as the slowdown of economic growth due to ongoing wars। ठीक है, पहले तो आपने बता दिया व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से G20 बना और वो क्या है, एंड यू हैव वेरी स्मार्टली लिंक्ड इट विद द करंट रीसेंट न्यूज। ये आपको नहीं पता यूएसए टैरिफ का, ये आपको नहीं पता कि अभी ऑनगोइंग वॉर्स चल रहा है रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन की वजह से देयर हैज बीन अ वेरी स्लो डाउन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सबके लोकल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं जिस वजह से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, एंड जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा पड़ चुका है। ठीक है, तो कैसे हमने इसको स्मार्टली लिंक कर दिया विद द रीसेंट न्यूज। ऐसा इंट्रो दोगे तो जो 5 से 10% का मैं वेटेज बताती हूँ यहीं पे आपको 10% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स याद रखना 38 नहीं है, मैक्सिमम इट विल बी लाइक 23 24, उसके अकॉर्डिंग देखो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर कंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर अप्रोच और कैसे आपको सोचना चाहिए, एक तरीका होता है सोचने का, आंसर को लिखने का। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, यहाँ पे गोल मोल कहानियां लिखने से अच्छा वी मूव टू द रोल ऑफ द G20 एंड एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। सो बिफोर मूविंग टू द रोल ऑफ द, जस्ट राइट द G20 रिप्रेजेंटेशन और मैप बना दो। कुछ कंट्री मानते 20 कंट्रीज का आप नाम नहीं दे पाओगे, बट जो जो मेजर कंट्रीज हैं उनका मैप बना के थोड़ा सा दिखा दो कि देखो भाई ये सारे मेजर कंट्रीज हैं एंड दीज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द G20। तो इसको मैप बना दो। मैप के सेशन में लूंगी आप लोगों के साथ, डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी कि मैप कैसे बनाते हैं बहुत जल्दी। तो जैसे मैं देखो आप यहाँ मैं बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैप बना। तो मैं आप लोग के साथ सेशन ले लूंगी, ठीक है, कोई डोंट वरी। मैं इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, बिहार का मैप कैसे 10 सेकंड में बनाना है उसका सेशन लिया जाएगा आप लोगों के साथ। बस यहाँ पे मैप थोड़ा सा दिखा दो तो इट विल गिव अ वेरी प्रेजेंटेबल लुक टू योर आंसर, कि apart from knowing the content, apart from having the analytical skill as well, just to analyze कि कैसे एक आंसर को लिखा जाता है, apart from having the recent news knowledge as well, you are able to write the answer in a very presentable manner। और यहाँ पे डिक्टेट कर दो कौन कौन सी कंट्री है। तो फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, यूके हो गया, ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, मार्क करते जाओ ना, बस हो गया। सऊदी अरबिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया, कनाडा, ठीक है, इटली, अफ्रीकन यूनियन अभी जुड़ा है, यूरोपियन यूनियन पहले से था। इसको मार्क कर दूँ, राइट इन फिगर द G20 रिप्रेजेंटेशन, मेंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
Then moving ahead to G20 has such wide representation, है ना? It contributes about 80% of the global GDP and trade. So, the role of G20 in dealing with economic challenges is very crucial. कैसे लिंक कर दिया देख लो, मैप को लिंक किया हमने कि बताओ इतने वाइड रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और ट्रेड पे कंट्रीब्यूट करती है, तो ऑब्वियसली जो G20 का इकोनॉमिक चैलेंजेस में कंट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस को डील करने के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, वो ऐसे भी सिग्निफिकेंट होगा, बहुत क्रूशियल हो गया. वी हैव स्मार्टली लिंक एंड ट्रांजिशन फ्रॉम द इंट्रो टू द बॉडी. अब डायरेक्ट यहीं पे आ जाओ, अब एक एक पॉइंट को यहाँ लिखो कि व्हाट आर द चैलेंजेस, कैसे इसने इकोनॉमिक चैलेंजेस को डील किया है. तो ऑब्वियसली इट वाज मेड इन द रिस्पॉन्स टू financial crisis of 1999. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 में. आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी यूएसए में, मॉर्गेज रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइसिस आपने पढ़ा होगा. तो 2008 में इट ऑल्सो हेल्प, प्रिवेंट तो नहीं कर पाई बट इट समहाउ मैनेज द सिचुएशन ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें जो भी G20 के मेंबर्स थे वो साथ में आए और कमिट किया कि $4 ट्रिलियन एक पैकेज और फिनेंशियल रिफॉर्म के लिए वो लोग कलेक्ट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे. अभी इकोनॉमिक चैलेंजेस को उसने डील किया ना. इसके अलावा यू कैन से कि जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके डेट सस्टेनेबिलिटी प्लान्स को भी पास किया. मान लीजिए ऑब्वियसली वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए या अपने जो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डेवलप कंट्री से लोन लेते हैं, बट किसी कारण से वो लोन चुका नहीं पाते, उसको सबमिट नहीं कर पाते. तो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसे अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज जिनका जो शेयर है इकोनॉमी को बूस्ट करने का, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ करने का, कार्बन को इमिट करने का, वो शेयर डेवलप कंट्रीज यूज़ कर रही है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो ऑब्वियसली कार्बन ट्रेडिंग जैसा अप्रोच आया सामने जो यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है, बट उसी अप्रोच के वजह से ऐसा कंसेप्ट G20 ने भी लाया कि ऐसे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का बेसिकली जो डेथ है उसको हटा दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए और एक डेथ सस्टेनेबिलिटी प्लान भी लाया गया. साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी और गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सारे इश्यूज को भी G20 डील करती है. ठीक है, G20 ये सारे इश्यूज को भी डील करती है, पेमेंट ऑफ द पोरेस्ट कंट्री. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से रिलेटेड जो भी फिनेंशियल सपोर्ट देना है उसको भी G20 डील करती है. तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है जो लोकल लेवल पे भी है, ग्लोबल लेवल पे है, उसको अफेक्ट करती है. तो ये सारे G20 इसको डील करती हैं. और इसमें यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि G20 का 2023 समिट हुआ था जिसमें इंडिया सक्सेसफुली ट्राई किया कि सारे रशिया और यूक्रेन वॉर का जो रिजोल्यूशन है उस पर सारे कंट्री एक पैरामीटर एक पेज कार्ड उसको इसने साइन किया. ये रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, बट जो ग्लोबल ट्रेड पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं, उसको हम लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उसको काउंटर करना ज़रूरी है. तो ये रिजोल्यूशन भी पास किया गया. तो दिस इज द रोल ऑफ द G20 इन डीलिंग विद द इकोनॉमिक चैलेंजेस इज क्रूशियल फॉर इट. और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए G20 का रोल रहा. अब यहाँ पे हमने पहला पार्ट तो देख लिया, अब 3 पार्ट है जिसमें 2 पार्ट अभी बाकी है. How effective has the India presidency been in the group shaping its agenda, strengthening the voice of the global south? अब यहाँ से we have to move to the
द इंडिया स्पेसिफिक पार्ट. तो वी कैन गिव अ ट्रांजिशन स्टेटमेंट कि इंडिया बीइंग अ member of G20 and has recently successfully presided the G20 2023 summit. It has put forward the interest of global south. We have given a transition statement. अब यहाँ से you can give write something, एक दो पॉइंट लिख दो. what is global south? global south basically क्या है? वो ग्लोबल साउथ को डिस्क्राइब करते करते वी विल मूव टू द रोल ऑफ द इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एजेंडा एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ. यहाँ पे ग्लोबल साउथ को डिस्क्राइब कर दो. व्हाट इज ग्लोबल साउथ बेसिकली? तो इट इज बेसिकली द टर्म दैट इज गिवन टू द अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका में जो डेवलपिंग, लेस डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ये टर्म दिया गया था. एक लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दो. ठीक है. And then moving to the agenda of the global south. The agenda of the global south, जो रोल रहा इंडिया का कि क्या क्या एजेंडा है, तो यू नो कि क्या क्या एजेंडा है ग्लोबल साउथ का. बेसिकली वी वांट टू रेज द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना. जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्लाइमेट डिग्रेडेशन में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो तो कम है, और इनका शेयर ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, तो इनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में इन्होंने बात किया. ऑब्वियसली इनको अपने एनर्जी सिक्योरिटी, इनको अपनी फूड सिक्योरिटी, ठीक है, इनको अपनी सॉवरेनिटी, ये सारे इनके कुछ इश्यूज हैं और जो एजेंडा रहा है ग्लोबल साउथ का. मूविंग अहेड कि इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए व्हाट हैज़ इंडिया प्रोवाइडेड द रोल. तो यहाँ पे यू नो कि इंडिया ने एक प्रिंसिपल रखा था, द वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली. ये महा उपनिषद से लिया गया था, वर्ल्ड इज वन फैमिली. तो इसको लिंक करते हुए कि हाउ इंडिया हैज़ पुट फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, उसके कुछ कुछ पॉइंट दे दो. फॉर एग्जांपल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये क्रिएट किया गया. अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया विच वॉज वेरी मच नीडेड. बहुत दिनों से चाहा जा रहा था कि G20 में रिफॉर्म्स आए और अफ्रीकन नेशंस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले. वो फाइनली इंडिया ने उसको कल्मिनेट किया. अपार्ट फ्रॉम डैट IMEC कॉरिडोर्स के लॉन्च किए जहाँ पे इंडिया अपने इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल साउथ में इंडिया इज़ वन ऑफ द बिग सिस्टर, एज ए लीडर की तरह देखा जा रहा है. तो अपने ट्रेडिंग को बढ़ाना और यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंगेज करना, इट ऑल्सो गोना हेल्प द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल. ठीक है, तो उसको भी इंडिया ने पॉपुलराइज किया. अपार्ट फ्रॉम दैट जो चाइना का डेथ पॉलिसी है उसको डायरेक्टली तो एड्रेस नहीं किया, बट इट हैज़ एड्रेस द consequences of going into the debt policy of the China and warned the global south countries कि इनके debt policies में ना जाएं and they look for the sustainable and the mutual respectable bilateral relations with the different countries. ये सबको एड्रेस किया. Also the global trade that passes through the Indo-Pacific region, it one of the highest itself. तो वहाँ पे ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को कवर करते हुए कि हाउ इट इज़ गोना हेल्प फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक रेजिलियंस, उसको भी इंडिया ने पुट फॉरवर्ड किया. तो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस द रोल ऑफ द इंडिया in the agenda of the global south and in strengthening of the global south. And finally we need to conclude कि yes, the India has taken many steps in order to improve the condition and in order to put forward the interest of the global south, but still due to the increasing multipolarity in the world there are still challenges with the G20. और कुछ challenges बता दो जो हमने क्लास लेक्चर्स में भी देखा.
एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड इट, जहाँ पे इंडिया के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करके एंड द पॉजिटिव आउटलुक देके यू कैन फाइनली कंक्लूड इट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एंड अप्रोच एंड आंसर. ठीक है. एंड आई बिलीव कि जो भी लक्ष्य बैच में स्टूडेंट हैं, जो भी संजीवनी बैच में हैं, नोट्स जिन्होंने पढ़ा है, लक्ष्य बैच में जिन्होंने लेक्चर लिया है, these are all the concept which we have already discussed in the lectures. किया है ना हमने ये सारे कंसेप्ट को. जस्ट यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि कहाँ से किस चीज को मोल्ड करके लिखना है. एंड दिस विल कम विथ प्रैक्टिस. इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना. मे बी यू फील डिसहार्टन के क्या लिख दिया मैंने, बट डोंट वरी, यू विल गेट बेटर डे बाई डे. डे बाई डे आपकी इंप्रूवमेंट होगी. एंड विथ हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ वी हैव टू थिंक फर्स्ट कि हाँ ऐसे लिखना है. ये विथ प्रैक्टिस ही आएगा. जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट सोचोगे एंड उतना फास्ट लिख पाओगे. ठीक है, राइटिंग भी फास्ट हो जाएगी. तो इससे पहले रिवीजन इज द की. दैट्स वाई जो भी संजीवनी में है, जो भी लक्ष्य में है, यू ऑलवेज टिल वन पेज नोट्स बनाते जाओ बनाते जाओ. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन इटसेल्फ. ठीक है. So this is all I have to cover for this session, live answer writing session with you all. I hope you have got some insightful points कि कैसे एक आंसर को फ्रेम करना है, और जो कंटेंट है वो मोर और लेस सब जगह एक ही जगह का है, बट उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में पेश कैसे करना है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयारी कैसे करनी है, दिस इज वेयर जीएस हब विल हेल्प यू. क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है कोर्सेज का, संजीवनी और लक्ष्य बैच का. So for those of you who are interested to join, you can contact the team number 8287417384, या मैं साइट का भी आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, where you can check the details of it. ठीक है. तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, all type of my like strategies, plans, topics अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल है. जस्ट यू हैव टू फॉलो इट विद डिसिप्लिन. खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, दैट इज वेरी मच फिजिबल. एंड आई एम अगेन सेइंग कि किसी को भी ओवरबर्डन फील हो रहा है, ओवरवेल्म फील हो रहा है कि मुझसे मेंस नहीं होगा, आई एम सेइंग दिस टू यू कि मेंस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेज ऑफ बीपीएससी. वो फियर हटा दो आंसर राइटिंग का, एंड वो रट्टाफिकेशन का भी हटा दो जो अभी तक प्रीलिम्स में किया है. कंसेप्ट्स पे देखो, कंसेप्ट पे सोचो, यू विल फाइंड मेंस वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेज ऑफ द बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है. प्रीलिम्स मैं हमेशा से बोलती हूँ इज मोर डायनेमिक एंड इट इज़ मोर टफ, बट मेंस में बहुत लिमिटेड टॉपिक है. बस लिमिटेड टॉपिक कोई करवाता नहीं है, दिक्कत यही हो जाती है. एक टॉपिक पे 5 लेक्चर्स ले लेगा, 5-5 6-6 घंटा का क्लास ले रहा है, और क्या आउटपुट हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू, मतलब एक टॉपिक पे 5-6 घंटा की क्लास, इज इट फिजिबल इन एनी वे? खुद का टाइम वेस्ट आपका हो रहा है. तो एक टॉपिक पे 2 घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट का क्लास बहुत ज़्यादा है. इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक इटसेल्फ, कितना बड़ा टॉपिक है. ठीक है. तो आई होप यू गेट सम इनसाइट. कहीं पे भी गाइडेंस लो, कहीं पे भी किसी को फॉलो करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे तो फेस्टिवल्स भी इंजॉय करना है. तो इसीलिए जो अभी का टाइम है उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, सो दैट मैं फेस्टिवल्स का जो टाइम है 2 से 4-5 दिन जो है वो मैं अच्छे से इंजॉय करूँ. ठीक है. सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.